हेलो एवरीवन, सो दिस इज सेकेंड लेक्चर ऑफ पॉलिटी। हमने हमारे प्रीवियस लेक्चर में पॉलिटी का टॉपिक स्टार्ट किया था, पॉलिटी का सब्जेक्ट स्टार्ट किया था। सो पॉलिटी में एज आई हैव टोल्ड यू कि पॉलिटी में क्या लिस्ट ऑफ हमारे टॉपिक्स होने वाले हैं वो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बता दिया है। मैंने आपको ये बता दिया कि पॉलिटी इज द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल साइंस। जो हम हमारे पॉलिटिकल साइंस में पढ़ते हैं वो ही पॉलिटी है, प्लस एडिशनल कुछ और चीज़ें हैं इसमें जिसको हम पॉलिटी के सब्जेक्ट में पढ़ते हैं। बेसिकली पॉलिटी इज ऑल अबाउट द वेरियस पिलर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारा है लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, ये जो हमारे 3 पिलर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, इसके बारे में जो पूरा सब्जेक्ट है, पूरी स्टडी है, वो है पॉलिटी। अब अगर आप लेजिस्लेचर की बात करोगे, विच इज द वेरी फर्स्ट पिलर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसका काम होता है टू मेक द लॉज, टू लेजिस्लेट। ऑलराइट, तो अब इसमें भी 2 डिविजन्स होते हैं। एक होता है यूनियन लेजिस्लेचर, सेंट्रल लेजिस्लेचर, एक होता है स्टेट लेजिस्लेचर। फिर जब आप एग्जीक्यूटिव की बात करोगे तो एग्जीक्यूटिव जो उनका काम क्या है, जो लेजिस्लेचर के बनाए हुए लॉज हैं, एग्जीक्यूटिव उन लॉज को एग्जीक्यूट करती है। अब इसमें भी 2 डिविजन्स होते हैं, जैसे कि फर्स्ट इज यूनियन एग्जीक्यूटिव, जिसमें हमारे प्रेसिडेंट आते हैं एंड हमारे प्राइम मिनिस्टर्स, बेसिकली हमारे प्राइम मिनिस्टर्स, प्रेसिडेंट, कैबिनेट, ये सारे लोग आते हैं। ऑलराइट, इसके बाद हमारे होते हैं स्टेट एग्जीक्यूटिव, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर्स, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ये सारे स्टेट एग्जीक्यूटिव में आएंगे। इसके बाद जो थर्ड पिलर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है विच इज द जुडिशरी का क्या काम होता है? लेजिस्लेचर का काम है टू मेक द लॉज, एग्जीक्यूटिव का काम है टू एग्जीक्यूट द लॉज, और जुडिशरी का काम होता है कि जो लॉज लेजिस्लेचर ने बनाए हैं उन्हें इंटरप्रेट करना। सो द ड्यूटी ऑफ द जुडिशरी इज टू इंटरप्रेट द लॉज। ऑलराइट, अब जुडिशरी में भी 2 होते हैं। एक होता है यूनियन जुडिशरी, जिसमें हमारे सुप्रीम कोर्ट आता है, और एक होता है स्टेट जुडिशरी जिसके अंदर हमारे वेरियस हाई कोर्ट्स ऑफ ऑल द रिस्पेक्टिव स्टेट्स वो आते हैं। ऑलराइट, तो ये है कुछ ऐसा डिवीजन जो कि ये है एक्चुअली बेसिकली हम पॉलिटी में क्या पढ़ते हैं। ब्रॉड कैटेगरीज में मैंने आपको बताया है कि पॉलिटी में हम हमारे वेरियस दैट इज 3 पिलर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ते हैं। ऑलराइट, दैट इज लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। सो बेसिकली पॉलिटी इज ऑल अबाउट दैट। लास्ट लेक्चर में हमने ये देखा था कि पॉलिटी क्या होती है। अच्छा, अब पॉलिटी को पढ़ने का क्या तरीका है मैंने आपको बताया था। इसमें सिर्फ बेयर एक्ट रीडिंग अगर आप करेंगे तो दैट इज इनफ। सो बेसिकली मैंने आपको बताया था कि आपको अब पॉलिटी हमारे जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशंस के लिए आपको पॉलिटी किस तरीके से पढ़नी है। जब लिस्ट ऑफ टॉपिक्स में बता रही थी तो मैंने आपको बताया था कि कौन सा ऐसा टॉपिक है जो इम्पॉर्टेंट है, जिसमें आपको बेयर एक्ट के बाहर भी कुछ देखना पड़ेगा, केस लॉज है किन में, कौन से ऐसे टॉपिक हैं जिसमें सिर्फ बेयर एक्ट पढ़ लेंगे तो इट्स इनफ, उसमें कुछ केस लॉज नहीं है। मैंने आपको ये बताया पॉलिटी में आपको मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स अपनी बेयर एक्ट पढ़नी पड़ेंगी ताकि आपको आर्टिकल्स, उसकी वेरियस माइन्यूट डिटेल्स, सारी चीजें याद हो जाएं। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो पॉलिटी में हमने लास्ट लेक्चर में देखा कि हमें पॉलिटी को कैसे पढ़ना है। इसके बाद हमने देखा था कि पॉलिटी की एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या वैल्यू है। तो बेसिकली पॉलिटी एग्जाम में किस तरीके से आपसे पूछी जाएगी, कितना वेटेज रहेगा, कितनी प्रोबेबिलिटी है क्वेश्चंस आने की, वो भी मैंने आपको प्रॉपर्ली बताया था। प्रीलिम्स में कैसे आएगी, मेंस में कैसे आएगी, इंटरव्यू में कैसे आएगी। सो बेसिकली ये सारी जो एक ओवरव्यू है सब्जेक्ट का, वो हम ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में देख चुके हैं। अपने आज के लेक्चर में आई विल बी टेलिंग यू अबाउट द ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन।
अभी हम लोग हमारा अगर लिस्ट ऑफ टॉपिक्स के अकॉर्डिंग हमारा जो वेरी फर्स्ट टॉपिक है वो है यूनियन जुडिशरी, बट आज हम लोग यूनियन जुडिशरी से स्टार्ट नहीं करेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री और जो जनरल आर्टिकल्स है कॉन्स्टिट्यूशन के, जैसे कि इंटरप्रिटेशन क्लॉज है, डेफिनेशन क्लॉज है, शॉर्ट टाइटल है, पहले हम वो देखेंगे। आप अगर कोई और एक्ट्स भी पढ़ते हैं, जैसे हमने सीआरपीसी किया, हमने एविडेंस एक्ट किया, उसमें हम कभी भी सीधा क्या हम कॉन्सेप्ट पे चले जाते हैं? नहीं, सबसे पहले हम उस एक्ट का डेफिनेशन क्लॉज देखते हैं जिसमें कुछ ऐसे टर्म्स की डेफिनेशन दी गई हैं जो आगे पूरे एक्ट में यूज हुए हैं। सो जब हम आगे के सेक्शंस पढ़ते हैं तो हमें डेफिनेशन उसकी सर्च करने की जरूरत नहीं है, हम पहले ही डेफिनेशन क्लॉज अच्छे से पढ़ के जाते हैं आगे वाले सेक्शन पे, ताकि उसमें आगे जो वर्ड यूज हो रहा है तो उसकी डेफिनेशन हमें पहले से पता हो, ताकि हम कनेक्ट कर पाए उसको आगे वाले सेक्शन के साथ। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑलराइट, तो आज हम डेफिनेशन क्लॉज पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, कि कौन से टर्म्स को आगे डिफाइन, जो आगे यूज हुए हैं उनको डिफाइन करके रखा है। ऑलराइट, तो ये देखेंगे हम। इसके बाद कुछ एक्स्ट्रा चीजें जो है थोड़े बहुत जो कि आपके नॉर्मल जीके के पेपर में पूछी जा सकती हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगी। ऑलराइट, तो हर लेक्चर के साथ हम लोग किस तरीके से करेंगे, विद एवरी अदर लेक्चर। हमने आज जैसे कमेंसमेंट का टॉपिक किया, तो उसमें उस कमेंसमेंट वाले पार्ट में जीके में पूछे जाने वाले जो पॉसिबल प्रोबेबल क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको उसी लेक्चर के साथ साथ बता दिया करूंगी। उसके बाद हम यूनियन जुडिशरी स्टार्ट करेंगे। तो यूनियन जुडिशरी से रिलेटेड अगर कुछ करंट चल रहा है, या फिर जैसे कि प्रेजेंट चीफ जस्टिस कौन है, हु वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये सारी चीजें आपसे जीके में पूछी जाती हैं, वेदर इट इज करंट जीके और स्टैटिक जीके। तो वो सब हम उन्हीं टॉपिक्स के साथ करते जाएंगे। तो हम लॉ पॉइंट ऑफ व्यू से तो देख ही रहे हैं, हम हमारे जीके पॉइंट ऑफ व्यू से जो पॉलिटी आती है उसको भी साथ साथ में कवर करते चलेंगे। सो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू स्कोर वेल इन पॉलिटी, चाहे वो जीके का पेपर है चाहे वो लॉ का पेपर है, हम दोनों साथ में पैरेलली चलाएंगे। जो टॉपिक हम डील कर रहे हैं उसमें अगर जनरल नॉलेज के पेपर में पूछने लायक कोई क्वेश्चन है तो वो मैं आपको साथ साथ में बताती जाऊंगी, ताकि आपका पैरेलल वो सब्जेक्ट प्रिपेयर हो जाए। ताकि ऐसा ना हो कि आप लॉ के लिए तो आज पढ़ रहे हो, जब आप अपनी जीके के लिए प्रिपेयर करोगे तो दोबारा आपको पॉलिटी अलग तरीके से पढ़नी पड़ेगी। ऐसा नहीं है, जो पॉसिबल क्वेश्चंस बन सकते हैं और अगर वो उस लेक्चर के टॉपिक में है तो मैं उसी लेक्चर में आपको वो क्वेश्चंस भी बता दूंगी जो जीके में आते हैं। ऑलराइट, सो इस तरीके से हम हमारा ये सब्जेक्ट करेंगे। तो ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी हो जाएगा, बिकॉज सिर्फ बेयर एक्ट पढ़ते रहना इट गेट्स मोनोटोनस एंड इट गेट्स बोरिंग ऑल्सो। सो इसीलिए अगर हम थोड़े से जीके के क्वेश्चंस, थोड़े से करंट टॉपिक्स के, करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस इसके साथ डिस्कस करते चलेंगे तो इट विल बी ईजियर फॉर यू एंड इट विल बी इंटरेस्टिंग ऑल्सो। ऑलराइट, सो विद दैट आई वुड लाइक टू स्टार्ट द overview or the introduction or the history of the constitution. हम देखेंगे constitutional history। सबसे पहले हम देखेंगे constitutional history। constitutional history का क्या मतलब है कि ये जो हमारा constitution of India आया है, इससे पहले के कौन से एक्ट्स हैं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हमें पता है कब ड्राफ्ट हुआ था, 1949 में इट वाज इनैक्टेड एंड 1950 में इट वाज एनफोर्स्ड। इट वाज इनैक्टेड इन 1949, इट वाज एनफोर्स्ड इन 1950। तो 1949 से पहले हमारी कंट्री किस तरीके से गवर्न हो रही थी, ये क्वेश्चन है। सी 1949 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, तो उसके बाद हमें पता लग गया कि हमें हमारी कंट्री को किस तरीके से गवर्न करना है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में यही चीज लिखी है कि हाउ वी शुड गवर्न आवर कंट्री, हाउ द इलेक्शंस आर टू बी हेल्ड, हाउ द प्रेसिडेंट इज टू बी नॉमिनेटेड, हाउ द इलेक्टेड, हाउ द प्राइम मिनिस्टर इज इलेक्टेड, हाउ द अपॉइंटमेंट ऑफ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज डन। सो ये सब हमें कब पता लगा, जब हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन आया 1949 में। क्या
1949 से पहले कंट्री गवर्नेंस नहीं हो रहा था? क्या 1949 से पहले कोई स्टेट, सेंटर, ये सारी चीजें नहीं थी? क्या 1949 से पहले ऐसे कुछ कोर्ट्स, डिसीजंस, जजमेंट्स, जजेस, ये सब नहीं थे? ये सब तभी भी थे, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन से गवर्न नहीं होते थे, वो किसी दूसरे एक्ट से गवर्न होते थे। तो कॉन्स्टिट्यूशन से पहले ऐसे कौन से एक्ट्स हैं वो हमें पता होना जरूरी है। द रीजन इज कि उन्हीं एक्ट्स में से कुछ कुछ फीचर्स हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी अडेप्ट किए हैं। सी, कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा नहीं है कि कुछ नई चीज बैठ के लिखी गई है। इट इज व्हाट? इट इज अ डिराइव्ड एक्ट। कॉन्स्टिट्यूशन इज द डिराइव्ड कोड। ऐसा बोला जाता है कि इट हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम वेरियस सोर्सेस। कई चीजें हमने कॉन्स्टिट्यूशन से पहले जो एक्ट्स थे, जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट, उनमें से लिए हैं। कई सारी चीजें हमने दूसरे कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशंस में से उठाई है। कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन में से हमने सिंगल सिटीजनशिप उठाई है, और हमने फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से क्या उठाया है, हमने यूएसएसआर से क्या लिया है, हमने यूएस से क्या लिया है, यूके से क्या लिया है। सो देयर आर वेरियस नेशंस जिनके कॉन्स्टिट्यूशन से हमने कुछ ना कुछ फीचर्स डिराइव किए हैं, और कुछ फीचर्स हमने हमारे जो प्रेसिडेंट एक्ट्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से पहले जो प्रेसिडेंट एक्ट्स थे, जो उससे पहले वाले एक्ट्स थे, कई चीजें हमने उससे लिए हैं। सो इट डिपेंड्स। तो इसलिए हमें वो एक्ट्स पता होने जरूरी है, क्योंकि उन्हीं एक्ट्स के कुछ फीचर्स हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में अडेप्ट किए हैं। ऑल राइट, तो लेट्स जस्ट रीड द सीरीज ऑफ एक्ट्स जिस क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में वो हुए हैं, वो एक्ट्स पास हुए थे, उस क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ही मैंने आपको नोट्स में वो एक्ट्स दिए हैं। लेट्स जस्ट रीड देम। ऑल राइट, ओके। कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री, पहले के कौन से एक्ट्स थे? सबसे पहला था रेगुलेटिंग एक्ट। सबसे पहला था रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। ऑल राइट, ये था फर्स्ट रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। ऑल राइट, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। इसके बाद आए चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833, देन चार्टर एक्ट 1853, then there's Government of India Act 1858, then Indian Councils Act 1861, then Indian Councils Act 1892, then Morley-Minto Reforms 1909, Montague-Kempsford Reforms 1919, Government of India Act 1935, Government of India Act 1935, and then Indian Independence Act 1947, और इसके बाद हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इनैक्ट किया गया था 1949 के अंदर। ऑल राइट, 26 of November 1949 में, and it was enforced on 26th January 1950. These are the two dates, ये जो आपको dates याद होनी चाहिए। Enacted in 26th November 1949 and it was enforced in 26th January 1950. तो ये कुछ acts हैं जिनके नेम्स आपको, सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपको इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बिल्कुल लर्न करना है, बट आपको ये पता होना चाहिए कि पहला एक्ट कौन सा था। इसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट किस ईयर का है, ऑब्वियसली 1947 जब हमें इंडिपेंडेंस मिली थी, और इससे पहले का आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बारे में पता होना चाहिए। इधर से इनमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके जीके के अंदर। ऑल राइट, इसके बाद एक जीके का और क्वेश्चन है, हु इज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये एक क्वेश्चन जो है ये जीके में आपसे पूछा जाएगा, कई बार ये पूछा गया भी है एंड वेरी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड ऑल्सो, कि हु इज नोन एज द, और हु इज द फेमस पर्सन
who is called the father of the Indian Constitution. तो किसे बोला जाता है father of the Indian Constitution? Father of the Indian Constitution बोला जाता है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को. डॉक्टर बी आर अम्बेडकर is known as the father of the Indian Constitution. Why? Because on 29th of August he was appointed as the chairman of the drafting committee. वो कमिटी जिस कमिटी ने कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया था उसके चेयरमैन थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर. तो इसीलिए उनको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फादर बोला जाता है बिकॉज ही इज द हाईएस्ट अथॉरिटी. ही वाज रिस्पॉन्सिबल for drafting of the Indian Constitution. All right, and was appointed by the Assembly to write India's new Constitution. The whole of the Constitution was drafted by B.R. Ambedkar because he was the chairman of the drafting committee. All right, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए. इसके बाद अब हम हमारे लॉ पार्ट पे आते हैं. ये तो था जनरल चीजें जो जीके के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है आज के लेक्चर से रिलेटेड. इसके बाद हम एक लॉ पोर्शन पे हम स्टार्ट करेंगे. सी, जब भी हम कोई दूसरे एक्ट्स देखते हैं, बीट एनी अदर एक्ट, चाहे वो सीपीसी हो, चाहे वो सीआरपीसी हो, चाहे वो आईपीसी हो, चाहे वो इंडियन एविडेंस एक्ट हो, एटसेट्रा, हर एक एक्ट का शॉर्ट टाइटल हमेशा सेक्शन 1 होता है, देन सेक्शन 2 या फिर 3 के अंदर डेफिनेशन क्लॉज होता है. लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में सब कुछ उल्टा है. कॉन्स्टिट्यूशन में शॉर्ट टाइटल जो है वो आर्टिकल 393 में दिया गया है, विच इज अमंग द लास्ट आर्टिकल्स. 395 आर्टिकल्स है और कॉन्स्टिट्यूशन का जो नाम है, शॉर्ट टाइटल क्या होता है, जो उस एक्ट का नेम बताता है. सो कॉन्स्टिट्यूशन का शॉर्ट टाइटल जो आर्टिकल 1 होना चाहिए था, बट वो आर्टिकल 1 नहीं है, इट इज आर्टिकल 393. इट इज आर्टिकल 393. सी, आर्टिकल 393 डील्स विथ शॉर्ट टाइटल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. This constitution may be called the Constitution of India. इस कॉन्स्टिट्यूशन को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बोला जाएगा. दिस इज द शॉर्ट टाइटल बिकॉज इट गिव्स द नेम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, नेम ऑफ द एक्ट, नेम ऑफ द कोड. तो इसीलिए इसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बोला जाएगा. ये कहाँ दिया गया है? ये शॉर्ट टाइटल में दिया गया है और वो शॉर्ट टाइटल दूसरे एक्ट्स के जैसे आर्टिकल 1 सेक्शन 1 नहीं है. यहाँ पे 393 आर्टिकल 393 शॉर्ट टाइटल है. ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है एमसीक्यूज में बिकॉज यहीं पे बच्चे जो होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं. उनको लगता है लाइक एनी अदर एक्ट ये भी आर्टिकल 1 ही होगा, बट नो, दिस इज नॉट आर्टिकल 1, दिस इज आर्टिकल 393 जहां पे शॉर्ट टाइटल दिया है टूवर्ड्स द एंड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ऑल राइट, इसके बाद आता है आर्टिकल 394 जो कमेंसमेंट की बात करता है, जहां पे डेट ऑफ कमेंसमेंट दी गई है. जहां पे डेट ऑफ कमेंसमेंट दी गई है, जहां पे डेट ऑफ कमेंसमेंट दी गई है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन किस डेट से कमेंस होगा. दिस आर्टिकल मतलब 394 एंड द आर्टिकल्स, कौन से आर्टिकल? 5, 6, 7, 8, 9 सिटीजनशिप, देन 60 प्रेसिडेंट, 324 इलेक्शन कमीशन, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392, 393. ये सब क्या है? ये शॉर्ट टाइटल, डेफिनेशन, इंटरप्रिटेशन और ये सारे और अदर जनरल थिंग्स ये इन आर्टिकल्स में दी गई है. तो क्या बोला गया है कि आर्टिकल 394 और ये सारे आर्टिकल्स शैल कम इनटू फोर्स एट वंस, मतलब इमीडिएटली. एट वंस का यहां पे मतलब क्या है? 26 नवंबर
1949 जिस दिन ये इनैक्ट हुआ था, मतलब ये सारे आर्टिकल्स तो उसी दिन इनफोर्स हो गए थे जिस दिन ये इनैक्ट हुआ था, दैट इज 26 ऑफ नवंबर 1949। और जो रिमेनिंग प्रोविजंस है वो केम इनटू फोर्स ऑन 26 जनवरी 1950 जिस दिन ऑफिशियली हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एनफोर्स किया गया था। ऑल राइट, और उस डे को वी रेफर टू एज द डेट ऑफ कमेंसमेंट। अगर कोई आपसे पूछता है व्हाट इज द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इट इज ऑलवेज 26 ऑफ जनवरी 1950 एंड नॉट 26 नवंबर 1949, क्योंकि सिर्फ ये कुछ आर्टिकल्स हैं जो उस दिन एनफोर्स किए गए थे। रिमेनिंग द मेजॉरिटी पोर्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स ऑन दिस डे, इसीलिए डेट ऑफ कमेंसमेंट कौन सा होगा, ये होगा एंड नॉट दिस। ऑल राइट, सो दैट इज आर्टिकल 394। एक बार हम रीड कर लेते हैं। आर्टिकल 394 लेज डाउन अ जनरल रूल। Article 394 lays down a general rule that about the constitution, but Article 16 articles, ये total 16 articles हैं, they were made applicable at once, मतलब जिस दिन enact हुआ उसी दिन immediately। all right, यहाँ पे the word at once means 26th November 1949, 26th November 1949। This date 26th January is important because in the year 1930 the day, that is 26th January 1930 की यहाँ बात हो रही है, इस दिन को क्या डिक्लेयर किया गया था, पूर्ण स्वराज। इस डे पे पूर्ण स्वराज डिक्लेयर किया गया था, इस दिन पे पूर्ण स्वराज डिक्लेयर किया था। दैट इज द लाहौर सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो हमारा जो असेंबली का जो लाहौर सेशन था उस दिन पूर्ण स्वराज डिक्लेयर कर दिया गया था, फुल इंडिपेंडेंस। ऑल राइट, तो इसीलिए ये दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 5 से लेके 9 तक सिटीजनशिप के हैं, 60 प्रेसिडेंट का है, 324 इलेक्शन कमीशन एंड रेस्ट ऑफ दीज आर्टिकल्स ये है जनरल आर्टिकल्स, शॉर्ट टाइटल, डेफिनेशन, इंटरप्रिटेशन एक्सेट्रा। ये सब 26 जनवरी 1950 पे आए। ऑल राइट, 26 नवंबर 1949 इस दिन को पहले लॉ डे बोला जाता था, बट 2015 के अंदर डॉक्टर BR अम्बेडकर के 125th बर्थडे पे इस दिन को, जिसको पहले लॉ डे बोला जाता था, अब इसको संविधान दिवस बोला जाता है। दैट इज द कॉन्स्टिट्यूशन डे, कॉन्स्टिट्यूशन डे, द कॉन्स्टिट्यूशन डे, संविधान दिवस। ये कुछ जनरल चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। हो सकता है आपसे जीके में भी पूछ ले, और अगर जीके में नहीं भी पूछते हैं तो आपके जो यूके, जो उत्तराखंड, यूपी, बिहार जैसे जो स्टेट्स हैं, इनमें जो पेपर होता है स्पेसिफिकली मेंस का, जो लॉ में ही, मतलब आपका जीके का पेपर आता है, जो स्पेसिफिकली जीके का अलग से पेपर आता है, उसमें ये पूछ लिया जाता है। तो उसमें ये थ्योरी आपको पूरी लिखनी पड़ती है, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री आ जाती है और जो इंटरप्रिटेशन, कमेंसमेंट, ये सारी चीजें आ जाती हैं। तो ये लिखना जरूरी है, ये आपसे पूछा जाता है। ऑल राइट, देन आर्टिकल 392। आर्टिकल 392, आज हम जनरल आर्टिकल्स कर रहे हैं, जैसे 393 हो गया, 394 हो गया, 392 हो गया, 366 हो गया। ये सब कुछ जनरल आर्टिकल्स हैं जिसमें ये बताया गया है कि जनरली हम अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन कि किस दिन बना था, क्या शॉर्ट टाइटल है, 366 में डेफिनेशंस दी गई हैं बहुत सारी चीज़ों की। तो मैंने एग्जैक्टली यहाँ पे आपको डेफिनेशन के क्लॉजेस बताए हैं, कौन सी डेफिनेशन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ऑल राइट, तो वो हम आज देखेंगे। ओके, आर्टिकल 392, पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू रिमूव डिफिकल्टीज। प्रेसिडेंट के पास क्या पावर है? टू रिमूव द डिफिकल्टीज, टू रिमूव द डिफिकल्टीज। ओके, President may, for the purpose of removing any difficulties, particularly in relation to the provisions of the Government of India Act. Okay,
इसमें आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, ये आर्टिकल 392 भी इस लिस्ट में है जो इमीडिएटली इन्फोर्स कर दिया गया था, जो इमीडिएटली केम इनटू फोर्स था, जो इमीडिएटली इन्फोर्स कर दिया गया था। ऐसा क्यों था और क्यों आर्टिकल 392 के अंदर डिफिकल्टीज जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में गवर्नेंस में जो डिफिकल्टीज है उसको रिमूव करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? प्रेसिडेंट। बट अगर आप प्रेजेंट सिनेरियो देखोगे तो आज के टाइम में कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना, गवर्नेंस को चेंज करना, लॉज को चेंज करना, ये सब काम किसके हैं? ये पार्लियामेंट का काम है, प्रेसिडेंट का काम नहीं है। बट पहले प्रेसिडेंट का काम था। क्यों? क्योंकि इन सारे आर्टिकल्स में ऐसा कोई भी आर्टिकल नहीं है जिसमें पार्लियामेंट के बारे में दिया गया है। दैट मीन्स 1949 से लेके 1950 तक कोई पार्लियामेंट वाला आर्टिकल एनफोर्स नहीं हुआ था। इसका मतलब देयर वाज नो पार्लियामेंट, बट प्रेसिडेंट वाला आर्टिकल एनफोर्स हो गया था। दैट मीन्स देयर वाज प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट तो बन चुका था 1949 में ही, बट पार्लियामेंट नहीं बनी थी। पार्लियामेंट का प्रोविजन कब आया था? 1950 में आया था। सो तब तक पार्लियामेंट के जो काम है वो कौन करेगा? वो प्रेसिडेंट करेगा। और ये कहां लिखा है? ये लिखा है आर्टिकल 392 के अंदर कि प्रेसिडेंट का काम है डिफिकल्टीज को रिमूव करना। इसीलिए आर्टिकल 392 हम पढ़ रहे हैं और इसीलिए आर्टिकल 392 को पहले एनफोर्स कर दिया गया था, क्योंकि पार्लियामेंट में तब तक काम कंप्लीट नहीं हुआ था। पार्लियामेंट बनाने का काम फिर भी हमारा चल ही रहा था। So because there was no parliament and somebody has to do it, so this task was given to the president as he was the highest authority of the country, and it was given under article 392, and therefore article 392 was enforced beforehand. All right. अब हम लोग पढ़ेंगे आर्टिकल 392। आर्टिकल 392 आर्टिकल 392 क्या बोलता है? आर्टिकल 392 बोलता है पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू रिमूव डिफिकल्टीज। प्रेसिडेंट में फॉर द पर्पस ऑफ रिमूविंग डिफिकल्टीज पर्टिकुलरली इन रिलेशन टू द ट्रांजिशन फ्रॉम द प्रोविजंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन से पहले हम देख रहे थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से ट्रांजिशन हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पे। तो ये जो ट्रांजिशनल फेज है स्पेसिफिकली उस चीज के रिगार्डिंग जो डिफिकल्टीज है वो कौन रिमूव करेगा? वो प्रेसिडेंट रिमूव करेगा। बाय ऑर्डर डायरेक्ट दैट द कॉन्स्टिट्यूशन शैल ड्यूरिंग सच पीरियड have effect subject to the adaptations whether by way of modification, addition, omission as he may deem to be necessary or expedient, as he may deem to be necessary or expedient. All right. So basically president कर रहा था सारी चीजें। Every order made by the president shall be laid before the parliament. जैसे ही पार्लियामेंट इन फोर्स आएगी वो सारे ऑर्डर्स पार्लियामेंट के सामने रखे जाएंगे। All right. Then powers conferred on the president by this article, by article 324, by clause 3, article 367, article 391 before the commencement be exercisable by the governor general of the dominion of India. अब प्रेसिडेंट से पहले ये सारा टास्क कौन कर रहा था? गवर्नर जनरल। एंड फॉर योर एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, गवर्नर जनरल क्वेश्चन पूछा जाता है ये जीके में, स्टैटिक जीके का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इंडियन गवर्नर जनरल कौन था? सी राजगोपालाचारी। और यही आप बोलोगे कि अगर ब्रिटिश आपसे पूछा जाता है कि ब्रिटिश गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था? वो थे लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन, he was the first and he was the second.
इंडियन गवर्नर जनरल कौन था? सी राजगोपालाचारी। इंडियन गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालाचारी। एंड ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। ही वॉज फर्स्टली अपॉइंटेड एंड ही वॉज अपॉइंटेड सब्सिक्वेंटली। ऑल राइट, तो ये आपको पता होना चाहिए, आपके जनरल नॉलेज के लिए इंपॉर्टेंट है। ऑल राइट, सो दैट इज अबाउट आर्टिकल 392, जिसमें कि पार्लियामेंट जब तक नहीं है तब तक प्रेसिडेंट को पावर्स थी, और जब तक प्रेसिडेंट नहीं था तब तक गवर्नर जनरल की पावर थी। ऑल राइट, अब हम देखेंगे द डेफिनेशंस। मैंने आपको बताया कि कोई भी एक्ट स्टार्ट करने से पहले द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग वी शुड डू इज टू रीड द डेफिनेशंस, टू स्टडी द डेफिनेशन क्लॉज। डेफिनेशन क्लॉज क्यों सबसे पहले दिया जाता है किसी भी एक्ट में? ताकि उस एक्ट के अंदर जाने से पहले आप उसके जो टर्म्स उस एक्ट में यूज हुए हैं, आप उससे यू शुड बी अवेयर ऑफ देम, यू शुड नो द मीनिंग ऑफ दोज टर्म्स। बट ऑब्वियसली मैंने आपको बताया क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में सारी चीजें उल्टी हैं, तो डेफिनेशन क्लॉज जो जनरली सेक्शन 2-3 होता है किसी और एक्ट का, यहाँ पे इट्स आर्टिकल 366 एंड नॉट 1-2-3। ऑल राइट, 366 deals with the definitions. Article 366 it deals with the definitions. यहाँ पे मैंने सारे डेफिनेशंस नहीं आपको नोट्स में दिए हैं, मैंने फिल्टर करके सिर्फ वो ही डेफिनेशंस आपके नोट्स में दिए हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जो आपको पता होने चाहिए टू स्टडी फर्दर। आगे का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने के लिए जो आपको नेसेसरी है पता होना, वो मैंने इसमें आपको दे दिए हैं। इसके साथ साथ जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वो डेफिनेशंस मैंने आपको इसमें दे दिए हैं। इसके अलावा जो एक्स्ट्रा है दे आर नॉट इम्पॉर्टेंट, दे आर नॉट नेसेसरी, इसलिए मैंने वो यहाँ पे नहीं लिखे हैं, सो सबसे पहली डेफिनेशन जो जरूरी है वो है क्लॉज 2, डेफिनेशन इन क्लॉज 2, दैट इज एंग्लो इंडियन। दैट इज एंग्लो इंडियन मीन्स, एंग्लो इंडियन का क्या मतलब होता है? कोई ऐसा पर्सन जिसके या तो फादर या एनी ऑफ हुज अदर मेल प्रोजेनिटर्स, ऑल राइट, या तो उसके फादर या उसके कोई और मेल असेंडेंट्स जो है वो या तो यूरोपियन डिसेंट के हैं, हु इज डोमिसाइल्ड विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, डोमिसाइल इधर है लेकिन उनका डिसेंट कहाँ पे है, उनके फोर फादर्स एंड ऑल, उनका ओरिजिन कहाँ से है? यूरोप से है। और या तो वो यूरोप में उसके पेरेंट्स जो है, जो यूरोप में बॉर्न हुए हैं, ये जो पर्सन है ही वॉज बॉर्न इन यूरोप, ऑल राइट, ऑफ पेरेंट्स हैबिचुअली रेजिडेंट देयर इन, उसके पेरेंट्स जो है अभी भी वहीं हैबिचुअली रेजिडेंट है। ही वॉज ऑल्सो बॉर्न इन यूरोप बट नाउ ही इज रिसाइडिंग हियर फॉर टेम्पररी पर्पसेस, तो उस पर्सन को बोला जाएगा एंग्लो इंडियन, हाफ यूरोपियन हाफ इंडियन। ऑल राइट, ये एंग्लो इंडियन हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि आगे जब हम लोग लोकसभा राज्यसभा का कॉम्पोजिशन देखेंगे तो उसमें कुछ सीट्स एंग्लो इंडियंस के लिए होती हैं, तो इसीलिए हमें पता होना चाहिए कि एंग्लो इंडियन होता कौन है। ऑल राइट, देन क्लॉज 3 जिसमें आर्टिकल वर्ड बताया गया है। अब आप ये सोचेंगे कि बाकी सारे एक्ट्स हमने जितने भी आज तक हमने आईपीसी पढ़ा है, सीपीसी पढ़ा है, सीआरपीसी पढ़ा है, एविडेंस पढ़ा है, कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा है, उसमें तो हमने देखा है सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3। यहाँ पे हम देख रहे हैं आर्टिकल 1, आर्टिकल 60, आर्टिकल 5। आर्टिकल का मतलब होता है आर्टिकल्स ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, टू मेक कॉन्स्टिट्यूशन डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर एक्ट। सेक्शन वर्ड ये नहीं यहाँ पे यूज होता है, यहाँ पे दी वर्ड यूज्ड इज आर्टिकल। ऑल राइट, नाउ क्लॉज 10 जिसमें एग्जिस्टिंग लॉ की डेफिनेशन दी गई है। यहाँ पे डेफिनेशन दी गई है एग्जिस्टिंग लॉ की। कोई भी लॉ, कोई भी ऑर्डिनेंस, कोई भी ऑर्डर, कोई भी बाय लॉ, कोई भी रूल, कोई भी रेगुलेशन। ऑल राइट, तो एग्जिस्टिंग लॉ का मतलब है कोई भी लॉ, कोई भी ऑर्डिनेंस, कोई भी ऑर्डर, बाय लॉ, रूल, रेगुलेशन विच वॉज या तो पास्ड या तो मेड बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन बाय एनी लेजिस्लेचर, अथॉरिटी और पर्सन having power to make such a law, ordinance or regulation। ऐसा लॉ, ऑर्डिनेंस, ऑर्डर, रेगुलेशन जो इस
कॉन्स्टिट्यूशन से पहले किसी भी लेजिस्लेचर ने, अथॉरिटी ने या कोई भी ऐसा पर्सन जिसके पास ऐसी पावर थी उसने बनाया है, उसे बोला जाएगा एग्जिस्टिंग लॉ। जब आप आर्टिकल 372 पढ़ोगे उसमें आपको ये वर्ड मिलेगा एग्जिस्टिंग लॉ, या फिर आर्टिकल 13 पढ़ोगे, 368 पढ़ोगे, उसमें एग्जिस्टिंग लॉ वाले टॉपिक वर्ड्स आपको मिलेंगे, इसीलिए यहाँ पे ये डिफाइंड है। ऑल राइट, सी इसमें आई हैव ऑल्सो मेंशन्ड आर्टिकल 372 जहां पे मेजरली हमें एग्जिस्टिंग लॉ वर्ड दिखता है। कंटिन्यूएंस इन फोर्स ऑफ एग्जिस्टिंग लॉज एंड देयर अडेप्टेशंस। आर्टिकल 372 क्या बोलता है? कॉन्स्टिट्यूशन के आने से पहले जितने भी एग्जिस्टिंग लॉज थे वो कंटिन्यू करेंगे। कब तक कंटिन्यू करेंगे देखते हैं। Notwithstanding the repeal by this constitution of the enactments referred in Article 395. Article 395 is the repeal provision कि कॉन्स्टिट्यूशन जब आया तो उसने कौन से एक्ट्स को रिपील किया। ऑब्वियसली इससे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था तो उसको रिपील कर दिया, अब वो रिपील हो गया तभी तो कॉन्स्टिट्यूशन आया, तो वो रिपील प्रोविजन है। All right, but subject to the other provisions of this constitution, all the laws in force in the territory of India immediately before the commencement of the constitution shall continue in force until it is altered or repealed or amended by a competent legislature or any other authority. जब तक उन्हें properly repeal नहीं किया जाता है तब तक वो existing laws जो है वो in force माने जाएंगे, वो continuance में माने जाएंगे। All right, that is all. इसमें हम अब आगे देखेंगे क्लॉज 12 देखेंगे जिसमें गुड्स की डेफिनेशन दी है। गुड्स की डेफिनेशन का मतलब है ऑल द मटीरियल्स, कमोडिटीज एंड आर्टिकल्स। ये आपसे एमसीक्यूज में पूछा जाता है कि गुड्स इंक्लूड व्हाट, तो मटीरियल्स, कमोडिटीज एंड आर्टिकल्स। आर्टिकल 12A जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो जब हमारा अमेंडमेंट आया था तब ये ऐड हुई है डेफिनेशन, इससे पहले ये डेफिनेशन नहीं थी। ऑल राइट, टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ except taxes on the supply of alcoholic liquor for human consumption. So alcohol के ऊपर जो टैक्स लगता है उसके अलावा अदर जितने भी गुड्स हैं, सर्विसेज हैं, उन पे जो टैक्स लगता है उसे बोला जाता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एज पर क्लॉज 12A ऑफ आर्टिकल 366 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ऑल राइट, ओके, हाई कोर्ट की डेफिनेशन यहां दी गई है। हाई कोर्ट का क्या मतलब होता है? एनी कोर्ट विच इज डीम्ड फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन टू बी द हाई कोर्ट फॉर एनी स्टेट, जो कि इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर किसी स्टेट की हाई कोर्ट के लिए डीम करी गई है, इंक्लूड्स कोई भी ऐसी कोर्ट इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया विच इज कॉन्स्टिट्यूटेड और रिकॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन एज द हाई कोर्ट। जो हाई कोर्ट वाला चैप्टर है उसमें जो हाई कोर्ट डिक्लेयर करी गई है वो होंगी हाई कोर्ट्स। एनी अदर कोर्ट इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया विच मे बी डिक्लेयर्ड बाय द पार्लियामेंट, या तो कॉन्स्टिट्यूशन में हाई कोर्ट डिक्लेयर्ड है या तो पार्लियामेंट ने उसको हाई कोर्ट डिक्लेयर किया है। ऑल राइट, तो वो होगी हाई कोर्ट। क्लॉज 18 बोलता है प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी। प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी मीन्स इमरजेंसी इशूड अंडर आर्टिकल 352। आर्टिकल 352 डील्स विथ नेशनल इमरजेंसी। इसके अलावा कौन सी इमरजेंसीज होती है? 356 वाली इमरजेंसी और 360 वाली इमरजेंसी। ये होती है फिनेंशियल इमरजेंसी, ये होती है स्टेट इमरजेंसी। इसका मतलब
प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी जहां पे भी वर्ड यूज होगा पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में, तो वो आर्टिकल 352 वाली नेशनल इमरजेंसी को रेफर कर रहा है और वो स्टेट इमरजेंसी और फाइनेंशियल इमरजेंसी को रेफर नहीं कर रहा है। मतलब प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी का डायरेक्ट मीनिंग है नेशनल इमरजेंसी। अगर कहीं स्टेट या फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात होगी तो दिस वर्ड स्टेट इमरजेंसी या फाइनेंशियल इमरजेंसी लिखा होना चाहिए। अगर कुछ नहीं लिखा है, सिर्फ प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी लिखा है, तो इट प्योरली मीन्स नेशनल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352। ऑलराइट, अब हम देखेंगे क्लॉज 24 जिसमें शेड्यूल्ड कास्ट की डेफिनेशन दी गई है। मतलब ऐसे कास्ट, ऐसे रेसेस, ऐसे ट्राइब्स या फिर ऐसे कास्ट वगैरह के ग्रुप्स जो कि आर्टिकल 341 के अंदर शेड्यूल्ड कास्ट डिक्लेयर्ड है। ऑलराइट, सेम शेड्यूल्ड ट्राइब का भी ऐसे ट्राइब्स या ट्राइबल कम्युनिटीज जो आर्टिकल 342 के अंदर शेड्यूल्ड ट्राइब्स डिक्लेयर्ड है। ऑलराइट, देन फाइनली लास्ट डेफिनेशन इज क्लॉज 30 डेफिनेशन ऑफ यूनियन टेरिटरी। कोई भी यूनियन टेरिटरी जो कि फर्स्ट शेड्यूल के अंदर mentioned है and it includes any other territory comprised within the territory of India not specified in that schedule। So हमारा जो ये फर्स्ट शेड्यूल है इसमें states and UTs यूनियन टेरिटरीज के नेम्स दिए गए हैं। तो जो भी इसके अंदर mentioned है एज यूनियन टेरिटरी वो यूनियन टेरिटरी होगी एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड आर्टिकल 366 क्लॉज 30। ऑलराइट, तो ये सारी डेफिनेशंस हैं जो आपको पता होनी चाहिए। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारी डेफिनेशंस। एंड ये जो डेफिनेशंस हैं ये पूछी भी जाती हैं और कई बार आपके लिए ये हेल्पफुल होती हैं आगे के आर्टिकल्स को समझने के लिए। सो इसीलिए ये डेफिनेशंस मैंने यहाँ पे दी हैं। दिस वॉज ऑल अबाउट द जनरल, द इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन। हम जो इंट्रोडक्शन की बात कर रहे थे जिसमें कुछ जनरल चीजें हैं वो हमने आज देखी है। हमने क्या क्या देखा है? हमने पहले तो कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री देखी, फिर हमने देखा हु इज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फिर हमने देखा शॉर्ट टाइटल, फिर हमने देखा कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, देन डेफिनेशंस। ऑलराइट, इसके बीच में कुछ जीके वाली चीजें भी मैंने आपको बताई। प्लीज यू हैव टू रिवाइज ऑल दीज थिंग्स। आपको ये सब रिवाइज करना है। ये आपके लॉ में भी पूछा जा सकता है अंडर कॉन्स्टिट्यूशन, आपके जीके के पेपर में भी पूछा जा सकता है, जीएस में भी पूछा जाएगा। जीके जीएस के पेपर में भी ये पूछा जा सकता है एज स्टैटिक जीके। लॉ में पूछा जा सकता है एज कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, द हिस्ट्री ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। ऑलराइट, तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। ये एक जनरल आइडिया है अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन। अब हम हमारे मेन टॉपिक जो है वो नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे विच इज यूनियन जुडिशरी। अभी तक हम लोग सिर्फ इंट्रोडक्शन देख रहे थे। इंट्रोडक्शन होने के बाद अब हमें जो स्टार्ट करना है वो है यूनियन जुडिशरी। सो उससे पहले यू हैव टू बी थ्रू विद द इंट्रोडक्शन। आपको थरली इस चीज को रीड करना है, प्रिपेयर करना है। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं, चाहे वो लॉ के हो चाहे वो जीके के हो, वो आपको प्रिपेयर करने हैं बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स। ठीक है, ये आपके प्रीलिम्स में बहुत हेल्प करेगा। ये जो भी इस तरीके के क्वेश्चंस हैं ये आपके प्रीलिम्स में बहुत हेल्पफुल होंगे। तो यू हैव टू प्रिपेयर दिस वेरी थॉरली एंड वेरी केयरफुली। दैट इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। वील मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन प्लीज हैव अ नाइस डे। टेक केयर। थैंक यू सो मच।